नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। शाम के 6 बज चुके हैं और लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम कुछ खास विषयों पर चर्चा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज भी हम आपके लिए 2 खास विषय लेकर आए हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको विषय बता दें। आज के विषय है औषधीय पौधों की खेती और साथ ही धान की नर्सरी और प्रारंभिक देखभाल। तो इन 2 महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखेंगे और फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे, तभी बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वीना गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक, NBPGR पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले औषधीय पौधों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे कि औषधीय पौधे नाम से ही ये जाहिर होता है कि इनमें औषधीय गुण होते हैं, लेकिन अगर किसानों के लिहाज से हम बात करें तो अगर इसकी व्यावसायिक खेती को किसान अपनाते हैं तो किस तरह से उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है? देखिए, औषधीय पौधे जो हैं वो हमारे देश की एक धरोहर हैं जी। और आपने अभी देखा होगा कोविड के अंदर कितने ही काफ़ी लोगों ने इन्हीं पौधों की वजह से अपने स्वास्थ्य वर्धन किया है। विटामिन सी हो या इम्यूनिटी की इंक्रीज करी हो उन्होंने। तो औषधीय पौधों की खेती किसान भाई कर सकते हैं। इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिलता है, परंतु उससे पहले उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद वो इसकी व्यावसायिक खेती अच्छे बीज जहाँ से मिलते हैं उसको लेके और खेती करके अपना फायदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो औषधीय पौधों की खेती से आपको सीधे सीधे कई तरह के उत्पाद तो मिलते ही हैं। अगर आप इसके मूल्य संवर्धन से भी जुड़ते हैं और कई तरह के उत्पाद आप तैयार करते हैं तो आप अपनी आमदनी में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं। तो बहरहाल औषधीय पौधों की खेती और किस तरह से देखभाल करें, इन तमाम विषयों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। जड़ी बूटियों या हर्बल दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पौधों को औषधीय पौधे कहा जाता है। बीज, फल, तना, छाल, फूल, पत्ती या जड़ पौधे के अलग अलग भाग दवा बनाने में काम आते हैं। प्रागैतिहासिक काल से भी बहुत पहले से दवा के रूप में पौधे इस्तेमाल होते आ रहे हैं। प्राचीन यूनानी पांडुलिपियों के अलावा मिस्र के पेपिरस और चीनी लेखन में जड़ी बूटियों के उपयोग का जिक्र है। इस बात के प्रमाण हैं कि यूनानी हकीम, भारतीय वैद्य, यूरोपीय और भूमध्य सागरीय संस्कृतियां 4000 साल से दवाई के रूप में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती आ रही है। खास तौर से हमारे जंगल औषधीय और सुगंधित पौधों से भरे पड़े हैं। भारत की आयुष प्रणालियों में करीब 8000 हर्बल दवाओं को जगह मिल चुकी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लगभग 21000 प्रजातियों में औषधीय पौधों के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में 80% लोग अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसी न किसी रूप में हर्बल दवाओं पर निर्भर हैं। एक अनुमान ये भी है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में पौधों की दवाएं कुल दवाओं का 25% हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। इस तरह भारत के लिए औषधीय पौधों का आर्थिक महत्व दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ औषधीय पौधे उगाने पर किसान प्रेरित हो रहे हैं। दस्त, कब्ज, हाई ब्लड प्रेशर, शुक्राणुओं की कम संख्या, पेचिस, बवासीर और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के अलावा दमा और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के उपचार में पारंपरिक चिकित्सकों ने बहुत गजब के नुस्खे दिए हैं। पिछले 2-2.5 दशकों में हर्बल दवा के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ
हैं। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है और ऐसे में औषधीय पौधों की खेती आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। इसके बारे में जानेंगे आगे, लेकिन आइए धान की नर्सरी के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, धान जो है हमारे मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसकी व्यावसायिक खेती और इसके महत्व को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, धान बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है और जैसे कि कोरोना में आपने देखा कि हमने दुनिया के 155 देशों को धान दिया, मतलब चावल दिया, उनका पेट भरा। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी पूरी दुनिया का पोषण करने का काम भारत के किसानों ने किया है। और धान की फसल क्योंकि हमारे लिए भी मुख्य खाद्यान्न है, तो उसमें कुछ चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें तो अपनी गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं और हम अपना उत्पादन भी ज़्यादा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ की जो बासमती चावल है उसकी तो अपनी अलग पहचान है ही, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गैर बासमती चावल है उसकी भी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धमक देना चाहते हैं तो आपको गुणवत्ता का ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे में खेती के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखें, ये जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। हमारे देश में धान की खेती मुख्य रूप से रोपाई के जरिए ही की जाती है। रोपाई के लिए पहले पौध यानी नर्सरी तैयार करनी होगी। हमेशा अपने इलाके के हिसाब से उन्नतशील बीज ही खरीद कर लाएं। बुआई से पहले बीज को उपयुक्त फफूंदनाशी से उपचारित जरूर कर लें। बासमती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलो और संकर किस्मों के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। कम समय में पकने वाली संकर किस्मों की नर्सरी मई के दूसरे हफ्ते से 30 जून तक, मध्यम अवधि की हाइब्रिड किस्मों की नर्सरी मई के दूसरे हफ्ते तक, जबकि बासमती धान की नर्सरी जून के पहले हफ्ते में लगाई जाती है। पौधशाला के लिए हमेशा बिना खरपतवार वाली उपजाऊ और सूखी जमीन का चुनाव करें। अगर आप 1 हेक्टेयर धान बोना चाहते हैं तो 500 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी पौधशाला की जरूरत होगी, जिसकी ऊंचाई 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है। इसे छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। बिजाई से पहले 1 किलो नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और आधा किलो पोटाश डालें। ये मात्रा 100 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होगी। 1 मीटर जगह में 50 से 70 ग्राम बीज डालें। शुरुआती दिनों में क्यारियों को सिर्फ गीला रखें। जब पौध 2 सेंटीमीटर की हो जाए तो उसमें बाकायदा पानी भर दें। 6 दिन बाद नाइट्रोजन डालें। बीच बीच में खरपतवार की निगरानी करते रहें। अगर खरपतवार उगाए तो उन्हें उखाड़ दें। 20 से 25 दिन बाद जब पौध में 4 पत्तियां आ जाएं, तो मुख्य खेत में इसकी रोपाई कर दें। आइए कार्यक्रम हेलो किसान में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका जो सवाल है वो यहाँ पर लेते हैं। सत्येंद्र मिश्रा जी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सत्येंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। धान की खेती कर रहा हूँ मैं। जी हेलो जी, आप धान की खेती करते हैं? तो पिछले साल मैंने काला नमक का खेती किया था तो बेहद खराब हो गया था। तो पिछले साल मैंने जो काला नमक धान जो होता है उसको मैंने खेती किया था तो बेहद खराब हो गया था। तो इस साल मैं कौन सा धान बोऊंगी जिससे मेरा धान की खेती अच्छी हो सके? जी डॉक्टर शर्मा, नहीं, क्या समस्या आई थी आपके धान की? काला नमक की आपने खेती की, काला नमक बहुत अच्छी वैरायटी है और अभी उसको जीआई भी मिला है, तो आपको समस्या क्या आई थी? क्यों खराब हो गया था? पौध खराब हुई थी या फसल खराब हुई थी? अरे फसल खराब हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो आप कोई भी प्रजाति लेना चाहते हैं, यदि काला नमक करना चाहते हैं या आपके क्षेत्र में जो भी दूसरी प्रजातियां हैं, कुछ एरोमेटिक वैरायटी भी हैं और कुछ सामान्य धान भी हैं। इसके अलावा संकर धान की भी कई सारी प्रजातियां वहाँ के लिए विकसित की गई हैं। तो आप यदि काला नमक या सामान्य जो भी आप वैरायटीज़ लगाते हैं, जो भी प्रजाति का चयन करते हैं, आप अपने क्षेत्र के अनुसार कीजिए पहले तो। और उसमें ध्यान रखिए कि नर्सरी में खास तौर से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे बच्चे की शुरुआत में देखभाल की जाती है, यदि शुरू में बहुत अच्छे से देखभाल की है तो आगे उसका विकास अच्छे से होता है। इसी तरह से किसी भी खेती में, खास तौर से धान में, नर्सरी में हमको
बहुत ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जी। और क्योंकि नर्सरी का क्षेत्र भी बहुत कम होता है तो हम आसानी से उस देखभाल को कर सकते हैं। जैसे आपने प्रॉपर एरिया लेना है, कितना 1 किलो बीज के लिए, जैसे अभी रिपोर्ट में भी बताया, यदि आप बासमती या जो हल्का जिसका लाइट वेट होता है, लॉन्ग ग्रेन है, उसका जो है 25 स्क्वायर मीटर में 1 किलो बीज डालना चाहिए। ठीक। और ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप किस किस्म का चुनाव कर रहे हैं, ये इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्षेत्रवार कौन सी अच्छी किस्में हैं धान की जिसका आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि क्षेत्र की बात करें, हम नॉर्थ इंडिया की बात यदि करते हैं तो ये बासमती का एरिया है। और क्योंकि हमारे पास प्रीमियम राइस है, वर्ल्ड में बासमती सिर्फ हमारे 95 जिलों में हो सकता है या 14 जिले पाकिस्तान के हैं। तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कुछ जो भाग हैं पंजाब से लगे हुए, कांगड़ा वगैरह, और जम्मू कश्मीर के 3 जिले, इन जिलों में बासमती की प्रजातियों का चयन करें। जम्मू में आप बासमती 370 लगा सकते हैं, तो पंजाब में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, और जिसकी एक नई किस्म उसी तरह की आई है जो कम दिन की है, जो पूसा बासमती 1692 के नाम से है। इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उसका बीज दे रहा है। आप ऐसी प्रजातियों को लगा सकते हैं। आपने ये भी देखना होगा कि आपका क्रॉप रोटेशन क्या है, आप धान को काटने के बाद क्या फसल लेना चाहते हैं। यदि आप सरसों लेना चाहते हैं तो कम अवधि की आपको प्रजातियों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि आपने गेहूं लेना है, क्योंकि इस नॉर्थ इंडिया में देखें तो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, तो आप लंबी अवधि की, जैसे पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, या आप बासमती में नहीं जाना चाहते हैं तो PR 113, PR 114, और उसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों के बहुत सारे हाइब्रिड हैं जिनकी ओर आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आप किस उद्देश्य से खेती कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, इसके साथ ही फसल चक्र किस तरह का अपना रहे हैं, उसके आधार पर बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और औषधीय जो पौधे हैं उनकी खेती के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, हमें ये बताएं कि औषधीय पौधों की खेती अगर किसान करना चाहे तो खेती शुरू करने से पहले किन किन बातों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, औषधीय पौधों की खेती शुरू करने से पहले किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो औषधीय पौधे हैं, इनकी गुणवत्ता, इनके रखरखाव पे, इनके सुखाने के तरीके पे और बाजार भाव पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। और ऐसा नहीं कि गेहूं, चावल जैसी नॉर्मल जो फसलें हैं हमारी देश की, उनकी तरह हम इनको स्टोर कर पाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि ये ख़राब हो जाती हैं। इनके अंदर जो क्वांटिटी होती है या जो इनका केमिकल कंटेंट होता है वो समय के साथ खराब हो जाता है। तो कोई भी किसान भाई जब किसी की खेती करना शुरू करना चाहता है तो पहले तो अपने खेत की मिट्टी की जांच अच्छे से कराए, क्योंकि जिस तरह का आप पौधा लगाना चाहते हो उसके हिसाब से मिट्टी होनी चाहिए आपकी। मान लो आपको जो है मूसली, सफेद मूसली की खेती करनी है, तो आपकी जमीन में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जड़ वाली फसल है। अगर पानी वहां रुकेगा तो जड़ें सारी खराब हो जाएंगी। इसी तरीके से दूसरा ये है कि खेती करने से पहले आप अपना बाजार जो है वो सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इनका जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मल तरीके से नहीं है। बाजार, अगर आपकी मार्केट सुरक्षित है तो आपको मुनाफा अवश्य मिलेगा। नहीं तो कई बार होता है किसान भाई हमारे पास जैसे आते हैं कि हमने ये लगा लिया है लेकिन हमें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तो बेहतर होगा कि आप जो है पहले अपनी मार्केट सुनिश्चित करें और फिर उसके बाद जो है उसकी खेती करें। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो खेती आप करना चाहते हैं, जिस भी फसल की करनी है, उसकी जो अच्छी किस्में हैं वो कौन सी हैं। और इनकी किस्मों में ये फ़र्क होता है कि कई बारी उनकी ईल्ड कम होती है लेकिन उनमें केमिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस तरह से जो जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो, आपको वही किस्मों का सिलेक्शन करना है। फिर चौथी बात आती है कि आपने फसल तो लगा ली है, बाजार भी आपका सुनिश्चित है, लेकिन उसका बाद का रख रखाव जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं किया है। जैसे पत्तियां हैं, किसी मान लीजिए आपने काल मेघ लगाया है और उसका पंचांग आपको सुखाना है, क्योंकि फ्रेश बेचने के लिए आपको इमीडिएटली मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुखा के उसको रखते हैं तो आप 1-2 महीने, अगर मार्केट रेट ठीक नहीं मिल रहा है तो आप 1-2 महीने अपने पास उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो जो स्टोरेज है उसके लिए आपको उसको कैसे सुखाना है, किस तरीके से सुखाना है, इन सब बातों का आपको जो है वो किसान भाइयों को
ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है अगर आप औषधीय पौधों की खेती जो है वो शुरू करना चाहते हैं तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। फिरोज सैयद, महाराष्ट्र। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, अश्वगंधा में खरपतवार नाशक क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, आइए जानते हैं, बताइए। अश्वगंधा में आपको जो खरपतवार है M45 आता है एक सोल्यूशन, जिसको आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप उसमें हाथ से भी जो है इनिशियल स्टेज में अगर आपने लगाई है पौध तो उसमें हाथ से उसमें से पौधे निकाल दें खरपतवार के, क्योंकि वो बाद में जब बड़ी हो जाती है अश्वगंधा की फसल तो उसमें बाद में खरपतवार नहीं आते हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहूँगी कि जो किसान नर्सरी लगाना चाहते हैं धान की, उन्हें किस समय नर्सरी लगानी चाहिए, यानी कि उपयुक्त समय क्या है, साथ ही मिट्टी जलवायु का किस तरह से ध्यान रखें? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है सही समय पर सही प्रजाति को लगाना। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जो हमारी मोटी वेराइटीज़ हैं जिनको हम गैर बासमती प्रजातियाँ कहते हैं, इनका सही समय 15 मई से लेकर और आप 15 जून तक के बीच में लगाना चाहिए। इसकी अवधि के अनुसार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी फसल की अवधि कितनी है, उस हिसाब से और आपके क्षेत्र के हिसाब से लगाना होगा। बासमती प्रजातियां यदि आप लगाना चाहते हैं तो उनकी जो बीज की बुवाई है वो जून के महीने में करनी चाहिए, और जो पौध आप प्रयोग करते हैं वो 20 से 25 दिन की पौध का प्रयोग रोपाई के लिए करना चाहिए। बीज जब आप खरीदने जाते हैं, क्योंकि समय के साथ इसका भी बहुत आवश्यक है कि आपके पास अच्छा बीज हो, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो बीज की गुणवत्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो रिलायबल सोर्सेज हैं, जहां आपको पता है, जैसे आप कृषि विश्वविद्यालय हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है या बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है, आप ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों से बीज लेने का प्रयास करें। और यदि आप बाजार से बीज लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें प्रमाणित बीज का ही आपने प्रयोग करना है। कई बार किसान भाइयों पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, तो इसमें बहुत क्लियर सिस्टम बनाया हुआ है कि यदि नीले रंग का टैग लगा है तो वो प्रमाणित है, यदि सफ़ेद रंग का है तो वो आधारीय है, यदि गोल्डन है तो वो ब्रीडर है। तो आप पढ़ के या देख के प्रमाणित बीज सीलबंद थैले का लीजिए, खुला बीज नहीं लीजिए। कई बार 2 वैरायटी मिल जाती हैं और फिर खेत में बहुत समस्याएं आती हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बीज अच्छा होना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से उत्तर प्रदेश पर था, मेरा गांव बतौली है। मैं जानना ये चाहता हूँ, औषधि खेती करने के लिए हमें रासायनिक खादों का या रासायनिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए कि हमें जैविक खेती करें, क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि औषधियाँ सेहत के काम में आते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका नंदस्वरूप जी, आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता बताएं, क्या सुझाव देंगी आप? नहीं, आपको अगर जैविक खेती करनी है तो बहुत ही उत्तम विचार है आपका, क्योंकि सेहत के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर जितना केमिकल ट्रीटमेंट कम होगा या केमिकल खाद जितनी कम डाली जाएगी उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होती है और उसका मूल्य भी बाजार में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जैविक खेती करने के लिए आप उसमें जो आपकी जैसे कृमि खाद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस की जो केमिकल के रूप में हम देते हैं या यूरिया के रूप में जो देते हैं, अगर उसका आप कम प्रयोग करेंगे तो आपकी जो फसल होगी, कि जो भी पौधा आप लगा रहे हैं औषधीय पौधा, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट अच्छा होगा, उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी और उसका जो असर होगा हमारी सेहत पे जब हम उसका सेवन करेंगे तो उससे हमारी सेहत पर भी बढ़िया असर पड़ेगा। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम औषधीय पौधों की खेती और धान की नर्सरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। अर्जुन चौधरी जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अर्जुन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अर्जुन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी। हाँ बोलो मैडम। जी अर्जुन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल है कि अश्वगंधा की प्लांट कहाँ मिलेंगे? जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे। अश्वगंधा के बारे में क्या सवाल है? अश्वगंधा के प्लांट जो है ना, मुझे फार्मिंग करनी है उसकी, अश्वगंधा की। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे प्लांट? अच्छा, पौधे कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हाँ, पौधा कहाँ मिलेगा? जी जी ठीक है। अश्वगंधा की जो खेती है वो अर्जुन जी इसको बीज से लगाते हैं और इसकी कई नई और अच्छी वैरायटीज़ हैं जिसमें कि वाइडेनॉइल्स और जो एल्कलॉइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 वैरायटीज़ के हम आपको नाम बताते हैं, जवाहर अश्वगंध 16 और जवाहर अश्वगंध 134। ये दोनों वैरायटीज़ जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा विकसित की गई हैं। इनके बीज आप वहाँ पर पत्र लिखकर उनसे मंगवा सकते हैं, या आप अगर वहाँ जाकर खुद लेना चाहें तो आप इंदौर से यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वहाँ के सेल काउंटर से आप इनका बीज खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अर्जुन जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे हेलो किसान कार्यक्रम में। और आइए धान की नर्सरी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर शर्मा, हमें बताएं कि ये धान की नर्सरी के लिए आपने उचित समय के बारे में हमें बताया। अब नर्सरी तैयार करनी है तो ऐसे में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला नर्सरी में यदि हम बीज बोने जा रहे हैं तो पहला हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी नर्सरी के अंदर एक भी दाना, एक भी बीज ऐसा ना जाए जो बीमारी ग्रस्त है या कमज़ोर है। जी। इसका मतलब एक एक दाना जो हम बोने जा रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए, पहलवान होना चाहिए, जिससे वो अच्छे जो है फसल को पैदा कर सके। और उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब आप बीज खरीद के लाते हैं तो आप उसको 1.6% नमक के सॉल्यूशन में, यानी कि आप एक बर्तन ले लीजिए, टब, बाल्टी, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसमें पानी भरिए और सादा नमक आता है उस नमक को घोल लीजिए। इससे क्या होगा, पानी की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। बीज का थैला खोल के और धीरे धीरे ऐसे बीज को गिराइए, हल्के हल्के हल्के। आप देखेंगे कि कुछ बीज ऊपर तैर रहे होंगे, जो तैरने लगते हैं, उनको आप निकाल के फेंक दीजिए। यदि वो देखने में अच्छे भी लग रहे हैं तो भी आपने उनका प्रयोग नहीं करना है। जो तली में, बॉटम में जो बैठे हैं वो अच्छे बीज हैं, उनका आपने केवल प्रयोग करना है। कि जो हल्के बीज हैं या तो कीड़े के खाए हुए हैं या वो कमज़ोर हैं, इसलिए वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। जो तली में बैठा हुआ बीज है उसको भी आपने, क्योंकि हमने नमक के पानी में डाला है, तो कम से कम 2 बार साफ पानी में आप उसको रिंज कीजिए, हिलाइए, निकालिए और उसके बाद फिर आप उसको 24 घंटे के लिए एक पानी में डुबो के रख दीजिए, जिसे हम सोकिंग कहते हैं। सीड का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है नर्सरी में डालने से पहले। जो उपचार के बारे में भी जानेंगे आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ, माफ कीजिएगा, एक कॉलर जुड़ गया, उनका सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहानाबाद, बिहार से। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मोटे धान में जी कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त है जी हमारे क्षेत्र के लिए? जी देखिए, और उसके बोने का समय कब? ठीक है शैलेंद्र जी, ऐसा है, हम यदि धान की बात करें तो 1400 से ज़्यादा प्रजातियां हमारे यहाँ सामान्य धान की जो है वो विकसित की गई हैं। इसके अलावा 43 प्रजातियां बासमती की विकसित की गई हैं। आपके क्षेत्र के लिए जो अच्छी वैरायटी हैं, जैसे NDR 359 है,
नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी की या और भी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैन है, तो आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके ज़िले का होगा, क्योंकि आपके खेत की संरचना किस तरह की है, आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटीज़ की बहुलता है, उस आधार पर आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी सलाह लीजिए। प्रजातियों की कमी नहीं है, हर क्षेत्र के लिए हर तरह की बहुत सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं। हाँ, लगाने का समय जहाँ तक बात है तो वो आपने रोपाई उसकी 15 मई के बिजाई जो उसकी करोगे वो 15 मई के बाद करनी है, और 20 से 25 दिन की पौध होने पर खेत में आपने उसकी रोपाई कर देनी है। जी बिल्कुल। तो शैलेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है आपको। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर किसान किसी औषधीय पौधे की खेती करना चाहते हैं तो किन औषधीय पौधों के लिए ये समय उपयुक्त है? अभी किसान भाई जो हैं वो जैसे कालमेघ है, अश्वगंधा है या एलोवेरा है, इनकी खेती वो अभी शुरू कर सकते हैं। तुलसी की भी खेती वो अभी लगा सकते हैं। इसके लिए अश्वगंधा और ये जो आपके कालमेघ और तुलसी, इसके लिए आपको जो है नर्सरी लगानी पड़ेगी पहले, और नर्सरी लगाने के 1.5 महीने के बाद इनकी खेत में रोपाई करते हैं। परंतु अश्वगंधा जो है वो आप सीधे बीज से लगा सकते हैं। एलोवेरा के लिए आपको बेबी प्लांट्स जो हैं एलोवेरा के, वो आप लेके आप अपने खेत में लगाइए, और 1.5 साल के बाद जो है उसमें जब पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाने लगती हैं तो आप उसको काट के मार्केट में बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि कई तरह की बीमारियां हैं, इनका उनकी रोकथाम हो सकती है अगर बीजोपचार कर लिया जाए बुआई से पहले, तो किस तरह करें बीजोपचार? देखिए, बीजोपचार के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप 10 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 किलो सीड आपने डालना है, 24 घंटे के लिए भिगोना है, और उसमें 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यदि आप रसायन यूज करते हैं तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना है, और यदि आप जैविक करना चाहते हैं, रसायन नहीं करना चाहते, तो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 24 घंटे के लिए पानी में, क्योंकि आपके पास मेज़रमेंट नहीं है, आपने बीज को सोख किया और उसी में आपने ये दवा जो मैंने बताई वो घोल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि 24 घंटे सोकिंग के बाद जब आप निकालते हैं तो 24 से 36 घंटे के लिए उसको ढेर बना के रखिए। और ज़्यादा अच्छा है यदि आप ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का प्रयोग कर रहे हैं तो सोकिंग के बाद निकाल के उसमें आप अच्छे से उसको मिला दीजिए, और फिर उसको जो जूट का बोरा होता है उससे ढक करके ढेर बना के रख दीजिए। उसमें थोड़ी हीट जनरेट रहेगी और आप देखेंगे 24 घंटे के बाद उसमें कल्ले निकलना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का जर्मिनेशन हो जाएगा, और फिर जब आप नर्सरी तैयार किए होंगे उस नर्सरी में शाम के समय उसको बीज को डालेंगे। तो बीज उपचार आप कई तरीकों से कर सकते हैं। सीडोमोनास यदि आप लेते हैं तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से सीडोमोनास, साथ में 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। जी आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप जी हापुड़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आ रही है आपकी आवाज। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को 17-18 धान की जो प्रजाति है उसके बारे में जानना है, उसमें ऐसी क्या चीज डालें कि जिससे उसकी हाइट ज्यादा ना हो। ठीक है संदीप जी, ऐसा है, पूसा बासमती 17-18 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। जो पूसा बासमती 11-21 प्रजाति थी, इसमें हमने BLB रेसिस्टेंट जीन डाला है, यानी कि इस प्रजाति के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम की बीमारी नहीं आएगी। ये प्रजाति बहुत अच्छी है। इसको लगाने का जो सही समय है, इसकी रोपाई आपको जुलाई महीने में करनी है। कई बार हम लोग जून से ही रोपाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हाइट बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि ये प्रजाति ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आप जैविक रूप से भी कर सकते हैं। यदि आपने हरी खाद ली है तो आपको 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का पूरे टाइम में पर्याप्त होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हापुड़ या अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रचलन है कि यूरिया का थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती है और फिर गिरने का डर रहता है। तो आपने गिरे ना, इसके लिए एक तो पर्याप्त दूरी पर लगाएं। वो दूरी है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 25 पौधे लगाने हैं। और हर 10 लाइन लगाने के बाद 1 लाइन छोड़ दीजिए, उसमें हवा भी निकल जाती है, उसमें से आप बाकी के जो खेत में कार्य करने होते हैं,
जैसे कभी स्प्रे करना पड़ता है, खाद डालनी होती है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। उपज आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, निश्चिंत रहिए और बहुत अच्छे से आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन यूरिया के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो संदीप जी, बहुत ही विस्तार से आपके सवाल का यहाँ पे जवाब मिल गया है। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम धान की नर्सरी के बारे में, साथ ही औषधीय पौधों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्दुल सलाम खान जी मऊ उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ है। अब्दुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अब्दुल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, हम जानना चाहूँगे औषधीय पौधों के बारे में। आपने कुछ यहाँ पर पौधों का जिक्र किया जिनकी खेती इस वक्त की जा सकती है। इसमें भी किस तरह से नर्सरी तैयार करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बीज या पौधे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं किसान? अभी जैसे इस सीजन में जो मैंने आपको 4 पौधों के बारे में बताया, जैसे कालमेघ का है जी, उसके बीज जो हैं, एक वैरायटी है AP1 करके, AP1 जो कि आनंद में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च का, उन्होंने डेवलप करी है। तो आप वहाँ से उनके बीज अच्छे किस्म के ले सकते हैं और उनकी नर्सरी लगा के उनको पौधों को जो है वो 30 बाय 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप लगाएं। 90 दिन के बाद जो है आप उसमें से पहली बार पत्तियां तोड़ सकते हैं और पूरे इसके जीवन चक्र में आप 3 या 4 बार लीव्स की कटाई उसमें से कर सकते हैं। इन पत्तियों को आप सुखाएं अच्छे से और सुखा के इसका पाउडर बना के आप इसको बेच सकते हैं जी। अगर हम एलोवेरा का देखें तो एलोवेरा के जो बेबी प्लांट्स हैं वो 3 या 4 रुपए पर प्लांट के हिसाब से मिल जाते हैं। इसको आप अपने खेत में लगाएं 60 बाय 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। एलोवेरा के लिए आपको यह है कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाद वगैरह भी अगर आप ज़्यादा ना डालें तो इसमें इसकी गुणवत्ता पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। एलोवेरा के पौधे आप DMA PR से भी ले सकते हैं या किसी नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। और इसमें 2 टाइप के पौधे आते हैं, एक तो जिसमें जेल का कंटेंट ज़्यादा होता है और दूसरा जिसमें कि दवाई का तत्व जो है इसका
जो एलोइन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो एलोवेरा में अगर आप पौधा लगाते हैं, उसमें जिस तरह की गुणवत्ता है उस हिसाब से आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। जी। अश्वगंधा के पौधे आप लगाएंगे तो अश्वगंधा के आप बीज लें और उसकी खेत में उसको लगा दें। अश्वगंधा में ये है कि वो थोड़ी 18 महीने की फसल है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके पौधे का हर भाग जो है वो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल के लिए यूज करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। ये कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीस चंद जी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सतीश जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप सतीश जी। हाँ जी, ये पूछना था मुझे। मेरा नाम सतीश है, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ जी। ये सीधी धान की बिजाई हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी किस्में उचित होंगी? जी, ये पूछना था। जी, आइए जानते हैं। सीधी बिजाई आप करना चाहते हैं। सीधी बिजाई करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप सूखे में मशीन से कर सकते हैं और दूसरा पडलिंग करके गीला जब आप खेत तैयार कर लेते हैं उसमें कर सकते हैं। जो मशीन से करने जब आप करते हैं तो उसमें जो तूड़ वाली प्रजातियां हैं जिसमें ऑन होती है उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसे क्योंकि बनारस से आप हैं तो बनारस में आप हाइब्रिड वेराइटीज़ भी कर सकते हैं। 6444 है, PHV 71 है या NDR 359 है, पंधान 4 है। बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। सीधी बिजाई करने के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बीज की दर उचित हो, और जब आप सीधे बिजाई करते हैं मशीन से तो जो आपने हर्बिसाइड्स यूज करने हैं वो जो रिकमेंडेड तरीका है करने के तुरंत बाद करना है, क्योंकि सीधी बिजाई के भी अब हमारे पास कई तकनीकें विकसित हैं। यदि आप पडलिंग करके कर रहे हैं तो सीड को स्प्राउट करके उसके बाद बिखेरिए, या ड्रम सीडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी तकनीक है, आप इसको अपनाइए। इसमें आपको लेबर की जहाँ समस्या आती है रोपाई में, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर जानना चाहूँगी कि हम नर्सरी की बात कर रहे थे, तो अब किसान ने नर्सरी लगा दी है, अब पौधों की अच्छी बढ़वार हो और वो किसी तरह के रोग बीमारियों से बचे रहे, इसके लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, आपने बीज तो अच्छे से करके और तैयार कर लिया, लेकिन जब आप नर्सरी में बीज को डालने जाते हैं, क्योंकि ये मई का महीना होता है या जून का महीना होता है और इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आपने नर्सरी तो बना ली, क्यारियाँ बनाई, उसको कद्दू किया, लेवल किया और 10 बजे 11 बजे 9 बजे जाके बीज डाल दिया। वो बहुत कोमल सा बच्चा है, और पानी भी आप देखते हैं 1 बजे 2 बजे वो भी इतना गर्म हो जाता है, पैर डालने का मन नहीं करता। तो इस तरह से नर्सरी में बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। तो जो आपने पौधा अंकुरित की है, जो बीज अंकुरित किया है, उसको हमेशा जब नर्सरी में डालते हैं तो शाम के समय डालना चाहिए। कुछ लोग सूखी बिजाई करते हैं, यानी कि क्यारी तैयार करके पानी लगा के। तो जो साइंटिफिक तरीका है वो ये है कि आप गीले तरीके से कीजिए। पहले क्यारी बनाइए, लंबी लंबी पट्टियाँ 1.5 से 2 मीटर चौड़ी रखिए, लंबाई कितनी भी लीजिए, और लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। नर्सरी में लेबलिंग नहीं है तो आप समझिए आपको नुकसान होने वाला है। प्रॉपर लेबल करके कीजिए। रोज़ाना पानी लगाना है आपको, लेकिन वो शाम को लगाना है। सुबह के समय देखें क्यारी में पानी भरा ना रहे, जिससे आपके नवांकुर जो हैं वो कहीं डैमेज ना हो जाएं। इसके बाद जब आप बीज डालते हैं उससे पहले जो ध्यान रखने की बात है, जैसे आपने कहा कि भोजन सही नहीं मिलेगा, पोषण जो है वो होना चाहिए। उसके लिए आपने जिंक, आयरन, पोटास, फास्फोरस, ये चारों चीज़ों का प्रयोग करना है। अपने ज़मीन कितनी है उसके हिसाब, और मिट्टी की जांच जरूर करानी है। नाइट्रोजन का प्रयोग आप उस समय नहीं कीजिए। नाइट्रोजन का प्रयोग आप बीज डालने के कम से कम 5-6 दिन बाद कीजिए, जब वो नाइट्रोजन को ले सके। अदरवाइज जो आप नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया के रूप में, वो सारी लीच हो जाती है और वो पौधे को नहीं मिल पाती है। तो पोषक तत्वों का जो भी आप प्रयोग करते हैं वो मिट्टी की जांच करा के उसके आधार पर ही करना है, और ज़्यादा आपने यूरिया डालने से बचने की आवश्यकता है। हाँ, धान के खेतों में जिंक की कमी होती है, तो आप जिंक का प्रयोग जरूर कीजिए। और बाद में भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। जानेंगे जिंक की कमी से क्या हो सकता है और इस कमी को कैसे दूर किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, संतराम जी जालंधर पंजाब से। आइए उनसे बात करते हैं। संतराम जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कौन सी औषधि जलंधर डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाए? कौन से औषधीय पौधे आप लगा सकते हैं?
हाँ, कौन सी औषधि तो मैं ढूंढ रहा है कि जिसकी हमें मार्केट में मिल जाए। जी ठीक है। जलंधर में आपके जो अभी पौधे आप लगा सकते हैं, जो हमने बताए, कालमेघ है, अश्वगंधा है, ये भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो ट्री स्पीशीज होती हैं, जैसे सहजन है, आपके एरिया में सहजन के पेड़ भी अच्छे लगेंगे। उसके साथ आप जैसे मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं कि सहजन के पेड़ लगा के उनके नीचे आप एलोवेरा की ग्रोथ भी लगा सकते हैं। और एलोवेरा का तो हमने आपको अभी पहले भी बताया कि उसका क्या कैसे आप उसको मार्केट कर सकते हैं। मार्केट के लिए एलोवेरा आप ड्राई फ्रेश लीव्स जो हैं उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। सहजन के लिए जो मोरिंगा होता है, जो साउथ का बहुत बड़ा एक पौधा पेड़ है, जो मतलब सांभर में भी जिसकी फलियां डालते हैं, उसकी पत्तियां भी आजकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है उसकी, 300 रुपये प्रति किलो सूखी पत्तियों का मार्केट रेट है। तो आप ये सहजन की भी 2-3 किस्में बहुत अच्छी हैं, जैसे PKM1 है जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप करी है, PKM2 है, एक KKM1 है। ये आप अपने खेत में अपने खेत के चारों तरफ भी लगा सकते हैं, और अगर बीच में भी लगाएं तो उसके साथ दूसरे जो छोटे 1 वर्षीय या जो 5-6 महीने के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी आप खेती उसके बीच में कर सकते हैं। बीज के लिए आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सहजन के बीजों के लिए लिख सकते हैं। और बाकी ये जो फसलें हैं, अश्वगंधा का मैंने आपको बताया जबलपुर या इंदौर से आप ले सकते हैं। एलोवेरा का आप DMAPR आनंद से ले सकते हैं, और उसी तरह से आप कालमेघ भी जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। तो आपके एरिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो ये वाले जो पौधे हैं वो बहुत अच्छी आपको फसल देंगे। लेकिन जलंधर के पास ही मंडी है एक बहुत बड़ी, अमृतसर के अंदर, आपको वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके गुणवत्ता के बारे में आपको वहाँ बताना पड़ेगा, और उसी हिसाब से जो है आप अपने पौधों को या अपने जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्राइमरी प्रोडक्ट है या सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं कि आपने जैसे पत्तियां ली और उसको सुखा के पाउडर बना लिया, या अश्वगंधा लगाया, उसकी जड़ें निकाली, उसको प्रोसेस किया और उन जड़ों का पाउडर बनाया, क्योंकि ये भी एक स्टीरॉयड की तरह इस्तेमाल होता है और आजकल बहुत ज्यादा दवाइयों में इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक स्टेप आगे जाके एक वैल्यू एडिशन आप अपने मेडिसिनल प्लांट में जो भी आप औषधीय पौधा लगा रहे हैं। संतराम जी, यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आपको डॉक्टर गुप्ता ने बताए हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के बाजार को देखें और किस तरह के उत्पाद की मांग वहां पर अच्छी है उसके अनुसार आप खेती को चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम जी, इस वक्त मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार। ये प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करूं, मतलब बीज उपचार करने के लिए? जी घनश्याम जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। प्याज की नर्सरी को कैसे करें, मतलब बीज को तैयार कैसे करें? धान की नर्सरी के लिए बीज किस तरह से तैयार करें? जी, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा वैसे भी हमें बता चुके हैं कि किस तरह से बीज का चुनाव करना चाहिए और बीज उपचार करना चाहिए। संक्षेप में डॉक्टर शर्मा। हाँ, देखिए, अभी जैसे बताया, धान के लिए जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप खेत को पहले बहुत अच्छे से जोतिए, बल्कि हो सके तो गर्मी में गेहूं कटने के बाद आप खेत को टिलर चला के खुला छोड़ दीजिए, जिससे कि उसमें जो बीमारी और कीड़ों के जो अंडे हैं वो सूर्य के प्रकाश से, उसकी रोशनी से ख़त्म हो जाएं, और जो खरपतवार हैं उनका भी वहाँ पर समापन हो जाए, उनके बीज भी खराब हो जाएं, जिससे कि वो आपके नर्सरी में ना उगें। इसके बाद जब आप नर्सरी उगाएंगे तो आप 1.5 से 2 मीटर चौड़ी क्यारी बनाकर और लंबी लंबी क्यारी बना सकते हैं, और ड्रेनेज की ज़रूर वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि हमें पानी निकालना हो तो वो निकल सके। इसका मतलब ऊंचे स्थानों पर नर्सरी बनाएं। बाकी तरीके अभी आपको जल भराव नहीं होना चाहिए, खास तौर से प्रारंभिक अवस्था में नहीं होना चाहिए। 6-7 दिन के बाद धीरे धीरे आप पानी का स्तर बढ़ा दीजिए और फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। 20-22 दिन की लगाइए, लेकिन ध्यान जो रखना है कि एरिया प्रॉपर होना चाहिए। 1 किलो बीज के लिए कम से कम 20-25 स्क्वायर मीटर एरिया आपने लेना है, जिससे एक एक पौधा मजबूत बने, और जैसे ही 5वीं पत्ती आती है जो 20-21 दिन पे आएगी तो उसको आपने रोपाई के लिए आपकी नर्सरी तैयार है। बिल्कुल।
रोपाई के बारे में भी जानेंगे आगे, और साथ ही नर्सरी की देखभाल किस तरह करें, औषधीय पौधों की खेती किस तरह से करनी चाहिए, इस पर बातचीत हमारी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नाजिम सैयद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिक महाराष्ट्र से। नाजिम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नाजिम जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शर्मा, आप हमें बता रहे थे कि कई बार धान की जो खेती करते हैं किसान, कई बार उनके सामने ये समस्या आती है कि फसल में जिंक की कमी हो जाती है। इसके लक्षण किस तरह से किसान जान सकते हैं और इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, नर्सरी में आप देखेंगे कि नर्सरी जो पत्ती हैं वो थोड़ा सा पीला पड़ने लगती हैं और आगे देखेंगे जंग जैसे निशान भी बनते हैं। कई बार नाइट्रोजन की कमी और जिंक की कमी को हम पता नहीं कर पाते हैं। तो आप देखें, यदि वो जंग जैसे निशान बन रहे हैं और वो पत्ती पीली होती जा रही है तो उसमें आपने जिंक और यूरिया इन दोनों का मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज आप खेत में सीधे जिंक भी डाल सकते हैं। जिंक बहुत आवश्यक है। कई बार हम लोग इसे बीमारी मान लेते हैं और कई मैंने देखा है कि बहुत सारी दवाइयाँ प्रयोग कर देते हैं। तो प्लीज़ आपने दवाइयों का कहीं प्रयोग नहीं करना है जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो हमारे फसल को नुकसान ज़्यादा करने लगती है, तभी दवाई करनी है। और दवाई जब भी करें किसी भी स्थिति में तो वैज्ञानिक की सलाह से करनी है। आपने दुकानदार के हिसाब से नहीं करनी है। उसके लिए आपको बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स मिले हुए हैं। बासमती के लिए हमारा है, या जो आपने अभी देखा ऐड में भी आपको मिले थे। तो वैज्ञानिक की सलाह से ही आपने दवा का प्रयोग करना है। कई बार पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। सफ़ेद का मतलब है कि उसमें आयरन की कमी है। तो जब सफ़ेद दिखाई देती है तब आपने आयरन का प्रयोग करना है। और कई बार ऐसा होता है पूरा पौधा बिल्कुल वाइट होता है और हम सोचते हैं वो बीमारी है। वो कोई भी बीमारी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। वो 2-4 पौधे आपको ऐसे मिलते हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप निकाल के और बाहर कर दीजिए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। जी इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए देवदास जी टोंक राजस्थान से। देवदास जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो। हाँ, रामदेव दास। अच्छा रामदास जी, बताएं क्या सवाल है आपका? चंदन की खेती के बारे में। क्या जानना चाहते हैं चंदन की खेती के बारे में?
बीज कहाँ से मिलेगा पौधे? अच्छा, ठीक है, आइए जानते हैं जी। चंदन की खेती आपको करनी है, पहले आप अपने जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ की ज़मीन और मिट्टी जो है उसकी जांच ज़रूर करा लें, क्योंकि चंदन ज़्यादातर जो है वो साउथ इंडिया के अंदर ही ग्रो करता है जी। ऊपर जो है जो असली चंदन है जिसे हम पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं आएगा और उसमें बीज वगैरह भी नहीं बनेगा। बाकी दूसरी जो चंदन की कुछ स्पीशीज हैं वो आप अपने उधर लगा सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको जो है जो साउथ में जो इंस्टीट्यूट है जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करके, या आपके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आपका जो कृषि कॉलेज है वहाँ जाकर आप उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि चंदन की खेती करने के लिए थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी जी। क्योंकि वो एक तो फसल बहुत बड़ी होती है, उसमें जब लकड़ी बनती है उसके बाद ही उसमें खुशबू आनी जो है जिसकी वजह से उसको बेचते हैं, या जो तेल जिसमें से निकालते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्रॉपर गाइडेंस में चंदन की खेती करिएगा और उसके बाद ही आपको लाभ होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नाजिम सैयद जी, नासिक महाराष्ट्र से। नाजिम जी, टीवी की आवाज़ कृपया बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं जी। अपना सवाल पूछिए जी। नाजिम जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम, अकरकरा और काल्मेघ में खरपतवार नाशक कौन सा इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ जो है इसका बुआई जो है वो कब करना है? जी, आप दोबारा से बोलेंगे अपना क्वेश्चन? अकरकरा और काल्मेघ के लिए जो है खरपतवार नाशक चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें और दूसरा सवाल ये है कि इसका बुआई जो है हम कब कर सकते हैं? जी, काल्मेघ की तो बुआई हमने अभी आपको बताया कि इसी सीजन में होगी, आपको नर्सरी रेस करनी है। और अकरकरा के लिए आप सीधा खेत में भी बीज डाल के उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो बीज है बहुत हल्का होता है, तो उसकी बुआई करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि खेत में जब आप लगा रहे हैं तो डिस्टेंस हो या पौधे बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, थोड़ा सा ग्रो होने के बाद ही जो है उनमें आप फिर बीच बीच में से कुछ कुछ पौधे निकाल दें, और उसके बाद उसमें से जो खरपतवार है वो आपको उसमें हाथ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अकरकरा में अगर आप कुछ केमिकल ऊपर से स्प्रे करेंगे तो जो उसका फूल होता है उसकी गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी बिल्कुल नाजिम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य खेत में जब रोपाई धान की करते हैं किसान, तो किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, रोपाई में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का यदि आपने ध्यान रखा तो आपकी फसल में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आएगा। अच्छा। जैसे कि पौध की उम्र जो आपको बताई गई है, उसके अलावा आपने लाइनों में रोपाई करनी है, और उसकी गहराई कितना गहरा लगाना है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, कद्दू की या पडलिंग की, ट्रैक्टर निकला और सीधे लगाना शुरू कर देते हैं, और पौधे को कई बार हम 40% तक अंदर घुसा देते हैं। तो हमने क्या करना है, 1 से 1.5 इंच गहरा, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करना है, क्योंकि जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है जहाँ से टिलरिंग होती है। जब आप 20 दिन की पौध लाके या 25 दिन की लगाते हैं तो उसके 7वें दिन उसमें कल्ला निकलना चाहिए, लेकिन आपके खेतों में कल्ला 14वें 15वें दिन निकलता है, क्योंकि जब वो नीचे चली जाती है, जो मैंने गांठ बताई, तो पौधा पूरी ताकत लगाता है एक नई गांठ बनाने के लिए, और उसकी जो 8 दिन की ये जो मेहनत होती है, जो एनर्जी होती है, वो सारी वेस्ट चली जाती है और आपके प्रोडक्शन पर बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर शर्मा, माफ कीजिएगा, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा हरियाणा से। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनका सवाल जानते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नरेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो नरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, लगता है हमारा संपर्क है वो टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुप्ता, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगी जो हमारे किसान हैं, जो औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, खेती करने के साथ साथ मूल्य संवर्धन के विकल्पों को तलाशना कितना जरूरी है अच्छी आमदनी के लिए? ये बहुत ही एक आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा है कि खेती आप कर लेते हैं, लेकिन मूल्यवर्धन के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, मूल्यवर्धन हर प्लांट्स जो भी आप खेती कर रहे हैं उसके साथ जो है उसकी जो प्रोसेसिंग है या उसको कैसे आप
वैल्यू एडिड कर सकते हो वो अलग अलग के साथ अलग अलग तरीके की होती है। जैसे अश्वगंधा की अगर आप खेती कर रहे हो तो उसमें उसकी जड़ों से ही दवाई निकलती है। तो जड़ों को जब आप निकालते हो खेत में से, तो जड़ निकालने के बाद आपको उसकी जड़ों को एक तो अच्छे से धोकर उनको ड्राई करना है, फिर उसकी ग्रेडिंग होती है। अगर आप सारी जड़ को एक ही रेट में दे देंगे तो आपको मूल्य कम मिलेगा, लेकिन जब आप उस जड़ों की ग्रेडिंग कर लेंगे कि उसमें 4 तरह की जड़ें जो हैं वो ग्रेडिंग में आती हैं, जो थोड़ी सी मोटी होती हैं, जैसे हमारी उंगली के बराबर मोटी हैं, उस जड़ का ज्यादा मूल्य मिलता है। कुछ पेंसिल के बराबर होती हैं, उसको वो बी कैटेगरी में आती हैं, और जो कुछ ऐसी होती हैं जो उससे और थोड़ी पतली होती हैं वो सी कैटेगरी की होती हैं। बाकी जो छोटी मोटी जड़ें होती हैं जो कटवा जैसे कहते हैं हम बच जाती है, वो डी कैटेगरी में आती है। तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग मूल्य होता है। तो इस हिसाब से इसमें आपको ये ध्यान रखना है। मान लो काल मेघ आपने लगाया, काल मेघ में ये है कि आपने पंचांग जो बनाया है, अगर आप खाली पत्तियों को सुखाकर उसका पंचांग बना रहे हो, उसका रेट अलग होता है, क्योंकि पत्तियों में एल्केलॉइड जो इसमें एंड्रोग्राफिलॉइड कंटेंट है जो दवाई के काम में आता है, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, वक्त की कमी है, लेकिन हमारे किसान साथी जो है मुझे उम्मीद है कि वो जान गए होंगे कि मूल्य संवर्धन को अगर आप अपनाते हैं तो इसमें आपकी आमदनी में इजाफा लाने की जो संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर वीना गुप्ता, डॉक्टर रितेश शर्मा, आप दोनों इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत अच्छी जानकारियाँ आप दोनों ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने धान की नर्सरी किस तरह से आप तैयार कर सकते हो, किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, साथ ही औषधीय पौधे न सिर्फ गुणकारी है बल्कि आपकी जेब के लिए बहुत ही मुफीद हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि कल हेलो किसान कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा होगी, वो विषय आप जान लें ताकि उससे जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। कल का विषय रहेगा गर्मियों में पशुओं का रखरखाव और वैज्ञानिक तरीके से भेड़ बकरियों का प्रबंधन। तो इन 2 महत्वपूर्ण विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा होगी। इस दौरान आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं और तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।